राधे राधे। जिसने चैनल सब्सक्राइब न की हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप पुराने और नए चैनल्स की जानकारी अच्छे से मिल सके। न्यू एपिसोड 420 कबाब में हड्डी। सुबह का वक्त, दिल्ली। सब नाश्ते पर बैठे थे, लेकिन आज वंश बाहर नहीं आया था। रूहानी और सिया भी कॉलेज जाने के लिए रेडी थे। तभी आयांश कमरे से बाहर आया। उसने रूहानी को देखा और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। रूहानी को याद आया कल रात आयांश ने उसके साथ क्या किया था, इसलिए उसे देखते हुए उसके गालों की लाली बिखर आई थी। शिवी ने भी उसे ऐसे आयांश को देखते हुए पाया तो उसने परेशान करने के लिए कहा, सीबी ने, भाभी आप ठीक है ना? उसकी बात सुनकर रूहानी ने सानवी को कंफ्यूज होकर देखा। सानवी उसके गले की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो आपका गाल बहुत लाल हो रहा है ना? हमें लगा आपकी तबीयत ठीक नहीं है। रूहानी ने अपना गाल को छू कर देखा तो सच में गर्म हो रहे थे। उसने कहा, नहीं तो हम बिल्कुल ठीक है। सानवी ने कहा, ओह लगता है किसी ने प्यार का असर आ रहा है आप पर। रूहानी ने यह सुना और उसका सर अपने आप ही आयश की तरफ घूम गया। ये देखकर सब मुस्कुराते लगे और आयश उसको कंफ्यूज होकर देखने लगा। कुछ देर बाद सबने नाश्ता कर लिया। रूहानी और सिया कॉलेज चली गई और बाकी सब अपने अपने काम पर। कुछ देर बाद सावनी आरव के ऑफिस में आ गई। उसने देखा आरव आज ऑफिस नहीं आया। उसने कहा, हर रोज़ तो ये सबसे पहले आ जाते, आज कहाँ गए? उसने अपने बैग से फ़ोन निकाला और उसे फ़ोन करने जा ही रही थी कि आरव उसके पीछे से आकर उसके कान में जोर से चिल्लाया, बूम! सानवी इस तरह उसके चिल्लाने से घबरा गई और घबराहट से उसका फ़ोन छूट कर गिर गया। उसने आरव को देखा और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सानवी उसके कंधे पर मारते हुए बोली, आरव ऐसे कौन करता है? आपने तो हमें डरा ही दिया। अभी हमारी सांसें रुक जाती तो। आरव के हाथ में एक बॉक्स था। उसने उसे टेबल पर रखा और सानवी के पास आकर उसे कमर से पकड़ उसे अपने करीब आते हुए बोला, आई एम सॉरी प्रिंसेस, मैंने तुम्हें डरा दिया। ये कहने के बाद उसने उसी अपनी बाहों में भर लिया। सानवी उसके सीने को मारते हुए बोली, हाँ हम डर गए थे। आरव उससे दूर हुआ और उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे की तरफ लाते हुए बोला, अच्छा बाबा सॉरी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये कहते हुए उसने सानवी को सोफे पर बिठाया और उसके पास आकर बैठ गया। सानवी बॉक्स को देखकर बच्चों की तरह खुश होते हुए बोली, वाओ चॉकलेट केक, थैंक यू आरव। ये कहने के बाद उसने गाल पर किस किया। आरव उसके इस हरकत से मुस्कुराया। सानवी ने केक काटा और चम्मच से उसे खाने लगी। एक बाइट लेते हुए उसने कहा, वाओ आपको अच्छे से पता है हमें क्या पसंद है। आरव ने उसके होठों के किनारे से लगे केक को अपने अंगूठे से साफ किया और उसने अपने होठों से लगा लिया। सानवी बहुत मज़े से उसे खाने लगी और आरव उसे देख रहा था। आरव को इसी सानवी से तो हमेशा से प्यार था। उसे याद था जब वे स्कूल में थे तब आरव कैसे उस सबसे छुपकर उसके लिए केक लाता था। उसने आरव को देखा जो उसे ही देख रहा था। उसने केक उसके तरफ बढ़ाया और आरव उसे देखते हुए खाने जा ही रहा था कि सानवी ने उसे खुद खा लिया। आरव नकली झूठ दिखाते हुए उसे घूरने लगा। सानवी उसने ऐसे देखकर हंसने लगी। उसने कहा, वे हमारे होने वाले पति लेकर आए हैं हमारे लिए, आपके लिए नहीं, आपको नहीं मिलेगा। जाओ जाकर अपने लिए दूसरा केक लाओ। आरव ने उसके मुंह से अपने लिए पति शब्द सुना तो वो काफ़ी खुश हो गया। उसने कहा, अच्छा जी ऐसी बात है, ठीक है फिर तुम्हारे होने वाले पति को अच्छे से पता है उसे क्या खाना है। ये कहने के बाद उसने सानवी के गर्दन को पकड़ा और उसे अपने करीब करते हुए उसके होठों पर लगे केक को देखने लगा। ये समझते हुए कि आरव का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, सानवी ने नहीं में सिर हिलाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आरव ने उसके केक के सने स्वीट लिप्स को पर अपने होठ रखे और उसे चूम लिया। सानवी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसके किस में अपना साथ देने लगी। आरव बहुत सॉफ्टली उसके लिप्स किस कर रहा था और फील कर रहा था। धीरे धीरे करके वो सानवी के ऊपर झूमने लगा जिससे सानवी पूरी तरह से सोफे पर लेट गई।
आरव उसके ऊपर आया और बहुत ही पैशनेटली उसे किस करने लगा। दोनों के मुंह से केक का टेस्ट घुलने लगा। आरव ने उसके चेहरे को अपनी हथेली में भर लिया और डीपली उसे चूमने लगा। दोनों इस पल में इतना खो गए थे कि भूल गए थे कि इस वक्त वे अपने ऑफिस में हैं। आरव ने सानवी के शर्ट के कोने को पकड़ा और उसे ऊपर करने को ही था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आरव ने अपने मूवमेंट रोक दी। उसने दरवाजे को देखा और फिर सानवी को, जिसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। आरव उससे दूर हट गया और सानवी का हाथ पकड़ उसे सीधा बिठा लिया। उसने उसके कपड़े ठीक किए और खुद भी अच्छे से बैठ गया। उसने अपनी आवाज़ में भारीपन लाते हुए कहा, कम इन। आरव ने इतना कहते ही रागिनी अपने हाथ में एक फाइल लेकर अंदर आ गई। सानवी ने उसे देखा और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रागिनी का भी कुछ यही हाल था। वो उन दोनों को देखकर बता सकती थी कि अभी अभी उनके बीच क्या हुआ होगा, क्योंकि दोनों के कपड़ों पर ही सिलवट चढ़ गई थी। उसे ऐसे खुद को देखे पाकर आरव ने अपना कहा, रागिनी तुम यहाँ? रागिनी ने अपने चेहरे के भाव छुपाते हुए मुस्कुरा कर कहा, ओह आरव, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। ये केस मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? आरव ने हाँ में सर हिलाया और उठकर उसके पास आ गया। रागिनी ने ये देखा और सानवी को चढ़ाते हुए मुस्कुराने लगी। सानवी ने कसकर चाकू को पकड़ लिया और जैसे अभी उसे मौका मिले तो अभी के वह अभी रागिनी को किस्सा खत्म कर दे। रागिनी ने उसका ऐसा एक्सप्रेशन देखा तो आरव के और करीब आकर खड़ी हो गई। सानवी का उसे देखकर खून खौलने लगा। कुछ देर बाद आरव उसे एक्सप्लेन करते हुए बोला, क्यों तुम्हें समझ आ गया? रागिनी ने हाँ में सिर हिलाया और उसके गले लगते हुए बोली, थैंक्स आरव, अब मुझे सब समझ आ गया। आरव ने उसे खुद से दूर किया और कहा, रागिनी बिहेव, मैं यहाँ तुम्हारा क्लासमेट नहीं बल्कि बॉस हूँ, इसलिए तुम ये सब नहीं कर सकती। रागिनी अपने चेहरे के भाव बदलते हुए बोली, ओह आई एम सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगी। आरव ने हाँ में सिर हिलाया और उसे जाने के लिए कहा। रागिनी ने एक नज़र सानवी को देखा और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद सानवी गुस्से से आरव के पास आई और उसके शर्ट को झाड़ते हुए रागिनी की एक्टिंग करते हुए बोली, थैंक्स आरव, थैंक्स माय फुट। अगली बार अगर उसने ऐसा कुछ किया तो आई स्वेयर हम उसकी जान ले लेंगे। और वो बड़बड़ाने लगी। आरव ने उसे ऐसा देखा तो उसके कमर पर हाथ रखकर उसे खुद से चिपकाते हुए बोला, सीम्स लाइक कोई किसी से बहुत जेलस है। सानवी ने घूरकर उसे देखा। इधर रूहानी और सिया क्लास खत्म करने के बाद कैंटीन में बैठे लंच कर रहे थे। रूहानी वहाँ पर सबसे सिंपल लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी और सब उसे ही देख रहे थे। अब तक सबको रूहानी के बारे में पता चल गया था कि कैसे उसने कल सबके सामने जानवी को चैलेंज करने की हिम्मत की थी। अगर उस वक्त ईशान नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। वे दोनों अभी लंच कर ही रहे थे कि एक लड़का उनके पास आया। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? सिया और रूहानी ने उसे देखा। उसके हाथ में खाने की प्लेट था और वो थोड़ा पड़ाकू लग रहा था। उसने अपने चश्मे से एडजस्ट किया और बहुत उम्मीद से उन्हें देखने लगा। उसने कहा, ओह एक्चुअली यहाँ कोई सीट खाली नहीं है। यह सुनकर रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया तो बहुत खुश हो गया। वो बैठने ही वाला था और बोला बैठकर, थैंक यू सो मच, मेरा नाम अभी है। सिया ने कहा, हाय अभी, मैं हूँ सिया। और रूहानी ने कहा, हम हैं रूहानी। वैसे तुम दोनों यहाँ नई हो? रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। तो अभी ने कहा, मैं भी नया हूँ। वैसे क्या तुम दोनों ने फ्रेशर पार्टी के बारे में सुना है? रूहानी ने कहा, ये कैसा पार्टी है? हमने तो नहीं सुना। सिया ने एक्साइटेड होते हुए कहा, कब है पार्टी? बहुत मज़ा आएगा। अभी ने कहा, हाँ 4 दिन बाद है पार्टी। सिया ने कहा, वाओ नाइस, पर मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है। रूहानी ने कहा, झूठी कहीं की। वे दोनों बातें करते हुए खाना खा रहे थे। रूहानी बीच बीच में मुस्कुरा रही थी और कोई उसकी मासूमियत से भरी मुस्कान को देखकर खो सा रहा था। ये था ईशान, जो अब भी रूहानी को ही देख रहा था। जब से वो कैंटीन में आई थी और तब से उसकी नज़र उससे हटने का नाम ले ही नहीं रही थी। रूहानी ने नीले रंग का चूड़ीदार सूट पहना था जिसमें वो यहाँ के माहौल
मैं सबसे ज़्यादा फ्रेश और सबसे अलग लग रही थी। कल जब उसने रूहानी को देखा था तब से वो उसके बात करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था बात कहाँ से शुरू करे। वो उसे देख ही रहा था कि उसके दोस्तों ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ईशान, तू उसे इस तरह घूरना बंद कर। देख तो उसके आप को कैसे घूर रहा है उसे। ये कहकर उसके दोस्त हंसने लगे। ईशान ने घूर कर उन्हें देखा। उनके एक दोस्त जिसका नाम रोशन था, उसने कहा, अगर तू कहे तो तेरे लिए उसे डेट के लिए पूछूं। ईशान वहाँ से जाते हुए बोला, शट अप, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। नेक्स्ट एपिसोड्स। चैनल को सब्सक्राइब किया, जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट एपिसोड पे आओ। एपिसोड 421, ईयरिंग। 3 दिन बाद वंश आज भी उस स्कल्पचर आर्ट क्लास के सामने खड़ा था। आज वह पूरे 3 दिन बाद वहाँ यहाँ आया था। उसने अपने पॉकेट से वो ईयरिंग निकाला और उसे देखने लगा। कुछ देर बाद उसने अपना सर ऊपर किया तो सामने देखने लगा। उसने देखा एक प्यारी सी लड़की अपने हाथ में स्किट लेकर आर्ट क्लास से बाहर आ रही है। उसने आज जीन्स और कुर्ती पहनी थी और उसके बाल चोटी में गुंदे हुए थे। वंश ने उसे देखा और जल्दी से उस ईयरिंग को पॉकेट में डालकर उसके पास आ गया। वो कुछ कहता उससे पहले रितिका ने कहा, तुम आ गए। वंश इस बार हैरान नहीं हुआ। उसने कहा, हाँ, बस अभी अभी। रितिका ने क्यूटली शिकायत करते हुए कहा, मुझे तो लगा था तुम आज भी नहीं आओगे। मैं 3 दिन से तुम्हारा इंतज़ार। वो कहते कहते अपने जीभ कर दांतों से दबा लिया। वंश ने उसे ऐसे देखा तो उसके होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई, लेकिन जितनी जल्दी वो आई थी उतनी जल्दी उसे छिपा भी लिया। रितिका ने कहा, वो तुम मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हारा इसलिए इंतज़ार कर रही थी क्योंकि तुमने कहा था ना तुम्हारे पास मेरा कुछ है, लाओ दो उसे। वंश ने कहा, ओह शिट, मैं तो उसे भूल ही गया था। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। मैं कल पक्का उसे तुम्हें ला कर दूंगा। ये कहते हुए उसने अपने सर के पीछे खुजाया, जैसे अपने झूठ पर उसे भी हैरानी हो रही है। रितिका के मुंह बनाया और कहा, ठीक है। तभी उन्हें सिग्नल की आवाज़ आई। रितिका ने कहा, ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। ये कहते हुए जाने को हुई तो वंश ने कहा, रिति, 1 मिनट। रितिका ने अपना नया नाम सुना तो हैरान हो गई। उसने वंश के फेस किया और कहा, तुमने अभी मुझे किस नाम से बुलाया? वंश उसके पास आया और हिचकिचाते हुए बोला, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? रितिका मुस्कुराई और हाँ में सर हिलाया और उसे जवाब दिया। वंश ने बिना हेजिटेट किए उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे रितिका को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने ये नहीं जताया। वंश उसका हाथ पकड़कर सड़क पार करने लगा। रितिका ने कहा, वैसे वंश, तुम करते क्या हो? तुम हर रोज़ यहाँ आते हो, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है करने के लिए? उसने सवाल पर वंश उसे देखने लगा। उसने कुछ अच्छे हुए कहा, हिचकते हुए, मैं। उसे समझ नहीं आया वो क्या कहे। उसे चुप पाकर रितिका ने कहा, क्या हुआ? नाउ डोंट टेल मी तुम यहाँ सिर्फ मुझे देखने के लिए आते हो। उसने इस बात पर वंश ने भी हामी भरते हुए कहा, जल्दी से, हाँ। उसके इस जवाब पर रितिका का मुंह एकदम से बंद हो गया और उसके गाल लाल हो गए। वे लोग तब तक सड़क के उस पार जा चुके थे। कुछ देर चलने रहने के बाद वंश ने कहा, वैसे एक बात पूछूं? रितिका ने मैं रिस्पॉन्स किया। वंश ने कहा, वैसे तुम इस तरह कब से तुम। वो आगे नहीं बोला क्योंकि उसे अब वो शब्द बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा था। रितिका उसके सवाल को समझकर हंसते बोली, 4 साल हो गए। मैं उस रात मम्मा पापा के साथ पहली बार इस शहर में आई थी, बहुत खुश मैं अपने साथ नई यहाँ ज़िंदगी शुरू करने के लिए, लेकिन यहाँ आकर मेरी खुशी कब मातम में छा गई पता ही नहीं चला। यहाँ आते ही इस शहर में मेरी मामा पापा को छीन लिया। उस रात एक बड़ी कार एक्सीडेंट से मेरे मामा पापा के साथ मेरी आंखों की रोशनी भी मुझसे छीन ली। तब से मैं ऐसी ही हूँ। वंश ने उसकी बात सुनी और हैरान होते हुए कहा, एक्सीडेंट? इतनी देर में उसने सिर्फ एक्सीडेंट शब्द को ही सुना था। रितिका ने कहा, हाँ, उसके बाद मैं बहुत दिनों तक से हॉस्पिटल में थी। तब सलोनी दी ने मेरा ख्याल रखा और मैं उनके साथ रहने लगी और अब वो मेरा परिवार है। वंश ने कहा, तो क्या तुमने कभी अपनी आँखों का इलाज कराने के बारे में नहीं सोचा? इसके पे सवाल पर रितिका चलते हुए रुक गई। उसने वंश का फेस किया और कहा,
मैंने कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा मैं कभी इस दुनिया को वापस से नहीं देख सकती। मेरी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। वंश ने यह सुना और उसे बहुत बुरा लगा। वे दोनों यूं ही बातें करते हुए रितिका के घर के पास आ गए। रितिका ने हाथ हिलाते हुए कहा, ओके वंश, बाय। और वो गेट के अंदर जाने लगी तो वंश उसे रोकते हुए बोला, रितिका 1 मिनट। रितिका रुक गई। अब क्या हुआ? वंश उसके पास आया और उसे पॉकेट से उसका ईयरिंग निकाल कर उसके हाथ पर रखते हुए बोला, ये तुम्हारा ईयरिंग। रितिका ने उसे मुट्ठी बना ली और नाराज़ होते हुए बोली, तुमने तो कहा था कि तुम उसे नहीं लाए। वंश ने कहा, हाँ वो मैं। उसे समझ नहीं आया वो क्या कहे। उसने ऐसे स्ट्रगल करते देखकर रितिका हंसते हुए बोली, मैं मजाक कर रही थी। वंश उसे हंसते हुए देखने लगा। उसकी हंसी बहुत प्यारी थी। वंश जैसे ही उसमें खो सा गया हो। कुछ पल बाद रितिका शांत हुई और उसके पॉकेट से दूसरा ईयरिंग निकालकर वंश के सामने करते हुए बोली, मैं जानती थी ये ही हो सकता है, देखो मैं दूसरा लेकर घूम रही हूँ। वंश ने हाँ में सर हिलाया। रितिका मुस्कुराई और उसे पहनने लगी, लेकिन वो छूटकर उसके हाथ से गिर गई। ये। वंश उसे उठाते हुए बोला, ये रहा। रितिका ने उसे लिया और पहनने लगी तो वंश ने कहा, मैं कर दूँ? रितिका ने कुछ नहीं कहा और अपना हाथ आगे कर दिया। वंश उसके एकदम पास आकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर रितिका के बाल को उसके कान के पीछे हटाया और उसके कान में उसे पहनाने लगा। वंश ये तो कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ रितिका के चेहरे पर टिकी हुई थी। वो उसकी बिना मेकअप वाली फ्लॉलेस स्किन को देख पा रहा था, जिससे उसकी घनी पलकें और लाल होठ उसके पास से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। वंश ने आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेते हुए उसे महसूस करने लगा। उसकी स्किन कितनी सॉफ्ट थी, जो कि वंश के उसे हाथ लगाने भर से ही गुलाबी हो रही थी। रितिका भी वंश के एडिक्टिव फ्रेगनेंस को फील कर पा रही थी। उसने उसे पहनाया और दूसरी तरफ आ गया। वो उसे पहनाने लगा। वंश की नज़रें इस पल के लिए भी उसके हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसे देखते हुए जाने लगा, क्योंकि उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। वो उसे देखते हुए दूसरा ईयरिंग भी पहना दिया, लेकिन उससे दूर नहीं हुआ। तभी दोनों को भी किसी की आवाज़ आई, ये क्या हो रहा है यहाँ? वंश ने यह सुना और रितिका से दूर हो गया। उसने देखा सलोनी गुस्से से उसे देख रही थी। रितिका ने सलोनी की आवाज़ सुनकर कहा, ओह दीदी, ये कह ही रही थी कि सलोनी उसके सामने आकर वंश को घूरते हुए बोली, तुम मेरी बहन के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? उसका फ़ायदा उठा रहे हो? वंश ने अपना चेहरा पहले जैसे किया और कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। तुम बताओ, तुम मेरे कार्ड मुझे कब लौटा रही हो? सलोनी ने मुंह बनाते हुए इसे देखा और अपने पॉकेट से वॉलेट निकाला। उसमें से वंश का कार्ड निकालते हुए इसे वंश के सामने रख दिया। वंश उसे लेकर पता। सलोनी ने अपना हाथ पीछे खींचा और कहा, पहले बताओ तुम मेरी बहन के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? वंश कुछ कहता उससे पहले रितिका ने कहा, कुछ नहीं दी, वंश मुझे कुछ बता रहे थे। सलोनी ने कहा, अच्छा ऐसी क्या बातें हैं जिसे दूर रहकर बता नहीं सकते थे? रिति ने कहा, यह है सीक्रेट है। अब चलो, मुझे भूख लगी है। सलोनी ने दोनों को घूरा और देखा। वो वंश को उसका कार्ड दे दिया। वो रितिका का हाथ पकड़ उसे ले जाने लगी। रितिका पीछे मुड़कर उसे हाथ हिलाकर बाय कहा। वंश ने उसे जाता हुआ देखा रहा था। जल्द ही वे दोनों उसके आंखों से दूर चले गए। उसके जाने के बाद वंश की आंखें गहरी हो गई और वो। ये कहानी है वन्या और यक्षित राय सिंघानिया की। वन्या की माँ उसे बहुत मारती है, पीटती है, उसे खाना भी नहीं देती है पूरा, और उससे घर का सारा काम कराती है। वन्या के पिता ने ये वन्या की माँ के बनने के बाद दूसरी शादी की थी, जिससे कि वो वन्या का ध्यान रख सके। लेकिन वह तो सौतेली माँ अपना सौतेलापन पूरा दिखाती है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा सौतेला व्यवहार करती है। एक दिन तंग आकर वन्या अपना घर छोड़ अपनी सहेली के पास चली जाती है। सहेली कहती है कि कम से कम आज हमारे एक दोस्त का जन्मदिन है क्लब में, उसे अटेंड कर लो, फिर चले जाना। वन्या इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और वो क्लब चली जाती है। क्लब में वहाँ पे वो अपने कॉलेज के कुछ कुलीग से मिलती है, जिन्हों के उसने पहले कभी उनकी मना किया था।
उनको इनकार किया था। इसका वो बदला लेने के लिए वान्या की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देते हैं और उसे कमरे में ले जाते हैं। वो वान्या के साथ कुछ गलत करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ हमारे हीरो, हमारे स्मार्ट हीरो यक्षित राज सिंघानिया, जो बहुत हैंडसम है, जो बहुत पैसे वाले हैं, जो बहुत ही मशहूर है, अंडरवर्ल्ड के किंग हैं, उसे बचाते हैं। उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि बचाते बचाते में ही वो लड़की बेहोश हो गई है, जिसे वो जानते भी नहीं हैं और उसे अकेले यहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं, तो उसे वो फार्म हाउस पे ले जाते हैं और डॉक्टर्स को बुलाते हैं। डॉक्टर बताती है कि इसने काफ़ी दिन से ठीक से कुछ खाया पिया नहीं है, इसके शरीर पर बहुत सारे ताज़ा घाव हैं और इसकी केयर की बहुत ज़रूरत है। उसे दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स दी जाती हैं। जब उसे होश आता है तब यही बिजनेसमैन यक्षित राय सिंघानिया उससे कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मैं तो फ्री में कुछ करता नहीं। तो उसके बदले में वह कहता है कि मुझे तुमसे कल शादी करनी है। शादी, वो बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है एक जगह से निकली, ये तो मैं दूसरी जगह खाई में गिर गई। कहते हैं ना, गड्ढे में से निकले और खाई में गिर गए। लेकिन वो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है। इस बात को भांपते हुए यक्षित राय सिंघानिया वहाँ पे कड़ा पहरा कर देता है। दूसरे दिन यक्षित राय सिंघानिया की शादी उसी की दोस्त अवनी से होने वाली होती है, जो उसकी कॉलेज फ्रेंड होती है। यक्षित राय सिंघानिया ये शादी तो नहीं करनी चाहता है, लेकिन वो किसी मजबूरन कारण अवनी से शादी करने वाला होता है और आखिरी मौके पे उसे पता पड़ता है कि वो शादी सिर्फ पैसे के लिए कर रही थी, शोहरत के लिए कर रही थी, अपने नाम के लिए कर रही थी। तो यक्षित राय को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि इसको सही टाइम पे एक्सपोज किया जाएगा। यक्षित जो है शादी के लिए तैयार करके वहाँ होटल में पहुँचता है। वहाँ शादी की सारी तैयारियाँ हो रही होती हैं और मंडप में बैठ जाता है। जैसे ही पंडित जी उसके लिए मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसा होता है कि वो शादी रुक जाती है और हमारी जो हीरोइन है वन्या, वो आती हैं और दुल्हन के जोड़े में और उनसे यक्षित की शादी हो जाती है। शादी होकर वो घर जाती हैं। घर पे उनको वहाँ पे उनके दादाजी मिलते हैं, यक्षित के पिताजी मिलते हैं, छोटा भाई मिलता है, दो दोस्त मिलते हैं और साथ में काम करने वाले मिलते हैं जो उनके बहुत ही करीबी होते हैं। लेकिन साथ में एक और भी मिलता है, एक छोटा बच्चा जो यक्षित को पिता कहता है, पापा कहता है। और वो व्याना वहाँ परेशान है कि वहाँ उसकी ना सास दिख रही है, न ददिया सास और ना ही कोई नंद। तो आखिर कहाँ है ये सब लोग? ये क्या सच में यक्षित का बेटा है या किसी और का बेटा है? यक्षित क्यों नहीं करना चाहता था किसी से भी शादी? क्यों उसको वन्या से शादी करनी पड़ी? और भी ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, बहुत सी बातों के बारे में जानने के लिए सुने सीओ's फर्स्ट वाइफ। सच में एक ये बहुत अच्छी कहानी है। आप पढ़ेंगे ना तो कहेंगे सच में बहुत अच्छी है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। छोटों को